हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी आईएएस एकेडमी। आज हम कुछ नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लास्ट क्लास में कुछ कवर टॉपिक्स को ब्रीफली रिव्यू करते हैं, जिसमें से मेन टॉपिक्स थे। फर्स्ट टॉपिक था हमारा यूनिफॉर्म कोड फॉर मेडिकल डिवाइसेस, फॉर मार्केटिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। कुछ इसमें मेन पॉइंट्स थे, जिसमें से फर्स्ट मेन पॉइंट है, इट इज रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें ध्यान रखना है, दिस इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। यही इसमें याद रखने वाली बात है। दिस इज वाई बिकॉज देर आर अनएथिकल प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन टू कर्ब द अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉर मेडिकल डिवाइसेस। सेकेंड टॉपिक था हमारा सबमेरीन वागसीर। इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सिक्स्थ submarine under project P75 which was initiated in year 2005. इस सबमेरीन की खास बात क्या है? दिस इज डीजल इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड because of this will not create any sound underwater and hence it is named as Scorpion और कलवारी क्लास। ये इंडिया और फ्रांस दोनों की कोलैबोरेशन से तैयार की जा रही है। ये P75 की लास्ट सबमेरीन है विच इज नेम्ड सिक्स्थ सबमेरीन। इसके अलावा जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो था GSLV एक हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये बेसिकली 3 स्टेज, इसमें 3 स्टेज कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक थर्ड स्टेज। 2017 में इसका फर्स्ट टाइम ट्रायल किया गया था। ये 4000 kg तक सैटेलाइट कैरी करने में सक्षम है। कहाँ तक? 35,786 किलोमीटर विच इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। डिफरेंट ऑर्बिट्स को हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में। GSLV ये बताया गया है कि 3 स्टेज थी और ये लेटेस्ट वन है हमारी। इसके साथ में फोर्थ जो हमारा टॉपिक था GSLV के साथ में एक हमने किया था US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये कमीशन क्या करता है? 1998 एक्ट है US पार्लियामेंट का, जिसके तहत ये बाकी पूरे कंट्रीज में डिफरेंट एरियाज में रिलीजियस फ्रीडम को रिव्यू करता है और रिव्यू करने के बाद रिकमेंड करता है उन पे फाइनेंशियल सैंक्शंस की, या एक तरीके से उनकी मूवमेंट पे रोक लगाने की, फाइनेंशियल एसेट्स फ्रीज करने की, जो एंटिटीज रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ये कंट्रीज को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करता है, कंट्रीज ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट एंड कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। इंडिया को इसने क्लासीफाई किया है कंट्रीज ऑफ प्रायोरिटी वॉच लिस्ट बिकॉज ऑफ religious persecution of the minorities and foreign funding of the NGOs। ये कुछ रीजन्स हैं जो इसने लिस्ट किया है, दिए हैं इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डालते हुए। ये कुछ एक हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और इसके बाद हम आज के टॉपिक्स के साथ शुरू करते हैं। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो इस तरीके से रहने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक वुड बी माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी को हम कैसे समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके साथ में व्हाट डू वी मीन बाय FRP एंड MSP, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, दिस इज फॉर शुगर केन, एंड MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एंड द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड देन traditional water management systems. There are many traditional water management systems, and UPSC may ask after giving any particular term, and it may also ask by giving various terms for the traditional systems
and the areas in which they are practiced. So this becomes very important. And last one is small finance bank. In the last topic, we will try to differentiate it with the payment bank. So without wasting time, let us start our today's first topic, and this is minority. Constitution does not define minority anywhere, but there are few articles in the Constitution which provide some safeguards related to the minorities. In India, minorities are defined or designated by the central government. Under Act of 1992. This act was enacted under UN Convention on Minorities 1992. This act came into force in 1993, and this created National Commission for Minorities and State Commission for Minorities in different states. These are under the state governments. This National Commission for Minorities is a 7-membered body. 7-membered body. One chairperson, one vice chairperson, and other 5 members nominated by the central government. Among these 7 members, 5 members has to be from the minority community necessarily. So what they do? The functions of the commission. मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है कि दिस इज स्टेट्यूटरी बॉडी, दिस इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इसके साथ में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. अब ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है, बट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ये हमारी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, इसको याद रखना है अंडर द एक्ट ऑफ 1992. अब हम फंक्शंस पे आते हैं. एनसीएम के फंक्शंस क्या होते हैं? ये सबसे पहले मॉनिटर करता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और स्टेट्यूटरी सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेट्यूटरी सेफगार्ड्स को मॉनिटर करता है कि इनकी एनफोर्समेंट अच्छे तरीके से की जा रही है या नहीं की जा रही. इसके अलावा ये इवेल्युएट करता है कि जो ये प्रोविजंस हैं इससे प्रोग्रेस क्या हो रही है माइनॉरिटी कम्युनिटी की, और उस प्रोग्रेस में क्या डेफिशिएंसीज हैं. उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजता है, सजेशंस देता है कि क्या फर्दर मेजर्स लिए जाने चाहिए. इसके अलावा इट कैरीज आउट स्पेसिफिक रिसर्च एंड स्टडीज, R&D एंड स्टडीज. ये डायरेक्टली माइनॉरिटीज से रिलेटेड कंप्लेंट्स को भी रिड्रेस करता है, लेकिन उससे पहले इंडिविजुअल्स एनसीएम को अप्रोच करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट कमीशंस को अप्रोच करेंगे, और जब वहाँ पे रेमिडीज एग्जॉस्ट हो जाएंगी उसके बाद कोई भी डायरेक्टली नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को एग्रीड पार्टी इनको अप्रोच कर सकता है. एंड व्हाट दे विल डू, they will investigate after receiving the complaint. Under the investigation, National Commission for Minorities will be having few powers. What the powers? Powers of the civil code. What they can do under such powers? They can summon anyone. They can call for the discovery of the documents and the evidences, and they can cross-examine the various witnesses and the evidences related with the case. ये इनके पास पावर है सिविल कोर्ट की. ये हमने डिस्कस किया बेसिकली माइनॉरिटीज से रिलेटेड नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज. इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने चाहिए. ब्रीफली हम यहाँ बाकी के प्रोविजंस देखते हैं, जिसमें से एक प्रोविजन है आर्टिकल 29, आर्टिकल 30. आर्टिकल 29 एंड 30 क्या है? इसमें कुछ एक इससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन और नेसेसरी है. इस एक्ट के बनने के बाद
सेंट्रल गवर्नमेंट ने 93 में 5 माइनॉरिटीज को पब्लिश किया था, रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें से क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख्स, बुद्धिस्ट, जोरोएस्टेरियंस, इनको पारसीज भी कहते हैं। और 2014 में एक 6th माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एंड दैट कम्युनिटी वाज जैन्स। तो अभी प्रेजेंटली 6 कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दिया गया है 1992 एक्ट के अंदर। आर्टिकल 29 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, कोई भी सेक्शन 29 एक कहता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स which reside in any part of the India, it has the power to conjure its script language, और ये इसका ए हो गया। बी पार्ट ये कहता है कि any citizen cannot be denied admission into any educational institution which on the basis of religion, race, language, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। किसी भी सिटीजन को एडमिशन के लिए डिनाई नहीं किया जा सकता इन द इंस्टीट्यूशंस विच आर मेंटेन्ड बाय द स्टेट और दे आर रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी सिटीजन को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ये आर्टिकल 29 है। इसके अलावा आर्टिकल 30 क्या कहता है? एनी माइनॉरिटी वेदर इट इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज और द रिलीजन। माइनॉरिटी 2 बेसिस पे हो सकती हैं, या तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो। तो दोनों ही माइनॉरिटी को हैज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस। यहाँ पे कीवर्ड है ओन चॉइस। ओन चॉइस में उनको ऑटोनॉमी ज़्यादा दी गई है। लाइक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट उनको फोर्स नहीं कर सकती है रिजर्वेशंस देने के लिए टू अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा उनको फुल्ली ऑटोनोमस होते हैं वो कि अपने प्रोसेस डिसाइड कर पाएँ एडमिशन से रिलेटेड, अपना करिकुलम डिसाइड कर पाएँ। गवर्नमेंट एक ओवरऑल सिर्फ क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ओन चॉइस। इसमें कुछ फर्दर प्रोविजंस है। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एक्वायर करना है, सो द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एम्पल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन टू द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सो दैट टू प्रिजर्व द राइट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। इसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूशन को ग्रांट देते हुए गवर्नमेंट इस चीज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। द इंस्टीट्यूशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी और मेंटेन्ड बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये हमारे आर्टिकल 29 एंड 30 ये बताता है। इसके अलावा कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि रेलिवेंट हैं हमारे माइनॉरिटीज से रिलेटेड, जैसे कि आर्टिकल 350A एंड 350B। आर्टिकल 350A कहता है कि हर किसी को उसकी मदर टंग में अप टू द लेवल ऑफ क्लास 5 प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में लेने के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। 350A ये कहता है। 350B क्या कहता है? दिस इज स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, कौन अपॉइंट करता है? कीवर्ड हेयर इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर को। वाई? टू एंश्योर द सेफगार्ड्स गिवन फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर इम्प्लीमेंटेड और एनफोर्स प्रॉपरली। इसके अलावा ये स्पेशल ऑफिसर जो है, स्पेशल ऑफिसर ये इन्वेस्टिगेट करेगा इन सेफगार्ड्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और एक रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को।
इसमें कीवर्ड है प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट देगा, ये प्रेसिडेंट ही इसको अपॉइंट करता है और ये प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट देता है। और उसमें रिपोर्ट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज किसको देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कीवर्ड ध्यान रखना है, एनसीएम जो रिपोर्ट जमा कराता है दैट इज सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूपीएससी क्या करता है? इन की टर्म्स के साथ प्ले करता है। यहां पे याद रखने वाली बात है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हेयर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज submits its report to the president, and what the president does with the report, it causes the report to be laid down before the parliament. पार्लियामेंट में रिपोर्ट को पेश करने के लिए प्रेसिडेंट भेजता है, और अगर कोई उसमें रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो डायरेक्टली ही ये ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजता है। इससे रिलेटेड ये सारे प्रोविजंस कंप्लीट हुए। कुछ और इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है। एज पर सेंसस ऑफ 2001, these 6 communities constitute around 18 to 19% of the total population, and this UN Convention for the Minorities, this was adopted on 18th December 1992. So 18th December is celebrated as the Minorities Rights Day, and this is also our National Minorities Day. On this day we celebrate minorities, we promote identity for the minorities, and we try to safeguard their rights. Why this is important nowadays? Because Delhi High Court directed the center to nominate persons to all the vacant positions in the NCM, National Commission for Minorities. NCM के अंदर वैकेंसीज खाली हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो जो अनऑक्यूपाइड वैकेंसीज हैं, अनफिल्ड वैकेंसीज हैं, उन पे जल्दी से जल्दी लोगों को अपॉइंट करें। Act defines a minority as a community notified as such by the central government. The keyword here is the central government. अभी तक 6 कम्युनिटीज को माइनॉरिटी कम्युनिटीज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। दिस ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एफआरपी एंड एमएसपी। एफआरपी बेसिकली दिया जाता है शुगर केन के लिए, शुगर केन के लिए। इसमें जो बेसिक पॉइंट है वो है, ये किसके अंडर में एडमिनिस्टर किया जाता है? एफआरपी, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966, ये सबसे मेन है इसमें। जबकि एमएसपी के लिए कोई भी ऐसा स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर में लाया गया था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंडर में। इस कंट्रोल ऑर्डर के तहत होता यह है कि जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है शुगर केन की, उसको ध्यान में रख के एक कॉस्ट को सजेस्ट किया जाता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एक एफआरपी तय करती है। आई थिंक इतना क्लियर हुआ है हमें। उसके बाद एमएसपी की जहां तक बात है, एमएसपी डिसाइड कैसे होता है? सीएसीपी क्या है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ये 1965 में एस्टेब्लिश किया गया था। पहले इसको एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन के नाम से जाना जाता था। देन इट वाज रीनेम्ड एज सीएसीपी इन द ईयर 1985। This CACP considers demand and supply primarily with other factors. Primary factor क्या consider करता है? ये demand and the supply to suggest MSP for the Kharif and the Rabi crops before every sowing season to CCEA, to Cabinet Committee on Economic Affairs. Its recommendations, CACP recommendations are not obligatory on CCEA.
These are not obligatory, but generally they are accepted. इसकी रिकमेंडेशन के बेस पे CCA MSP को डिसाइड करता है। ब्रीफली इसमें मेन पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं हमारे? FRP ये एक स्टेट्यूटरी प्रोविजन के तहत रेगुलेट किया जाता है, बल्कि MSP में ऐसा नहीं होता है। FRP में जो डिसीजन मेकिंग का बेस होता है वो होता है कि वहाँ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेकिन MSP में होता है डिमांड एंड द सप्लाई। दिस इज ऑल अबाउट, एंड ब्रीफली द स्पेसिफिक पॉइंट्स आर: recently CCA has approved the hike in the FRP of the sugarcane. MSP is considered based on the supply and the demand. This already we discussed, supply and the demand. This is the primary factor behind deciding MSP, whereas FRP is based on the cost of the production. This is very important, so remember this. And second important point is FRP under 1966 Sugarcane Control Order, which is issued under the Essential Commodity Act 1955. MSP is an obligatory. It is obligatory practice. It is not a statutory exercise, as is the FRP. And currently there is no statutory backing for the MSP or any law which mandates its implementation. With this, let us move to the next topic, ADB. ADB is Asian Development Bank. जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, दिस इज रीजनल डेवलपमेंट बैंक. दिस इज रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 1966. कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था? मनीला इन फिलीपींस. ये हेडक्वार्टर्ड है मनीला इन फिलीपींस. And the main aim of the bank was to carry out socio-economic development in the Asia. Socio-economic development in Asia. कैसे? By loan, by grant and by information sharing. Loan, grant, information sharing. इस तरीके से socio-economic development इसका गोल है. इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? करंटली 68 मेंबर्स हैं इसके. इसमें ये डिसाइड किया गया था कि फॉर्मर मेंबर्स ऑफ यूएन एस्केप. यूएन एस्केप क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड पैसिफिक. यूएन एस्केप. फॉर्मर मेंबर्स ऑफ यूएन एस्केप प्लस डेवलप्ड कंट्रीज. ये इसके मेंबर्स हैं. ये मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, नाम तो एशियन है, तो एक बाय डिफॉल्ट ब्रेन में आता है कि इसकी मेंबरशिप मे बी लिमिटेड टू द एशिया, बट दिस इज नॉट द केस. अदर कंट्रीज आर आल्सो इट्स मेंबर्स. फॉर इंस्टेंस, डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूड्स US, Canada and some European countries are also its party. Turkey. So developed countries are also its party. एक ये चीजें इसमें ध्यान में रखनी है. दूसरा कि इसमें किसका कितना वेटेज है, किसने कितनी कैपिटल को सब्सक्राइब किया गया है, वो एक क्वेश्चन आ सकता है. दिसंबर 2021 के एंड तक का फिगर ये है कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स है इसमें US एंड द जापान. US plus Japan, each holding a share of 15.6%. 15.6% each. ये दो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं. इसके बाद बारी आती है थर्ड, चाइना. चाइना होल्ड्स a share of 6.4%. After China, India 6.3%. And after that comes Australia. These are the 5 biggest shareholders of the bank. And with this, let us cover some specific points. This is Regional Development Bank. When it was established in 1966. Now it has 68 members, more than 65. India is founding member of the ADB.
इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, ये भी एक स्टेटमेंट आ सकती है, नीड टू रिमेंबर दिस। 49 countries are from within Asia. So 19 countries are from outside of the Asia. This statement also becomes very important because it seems to be opposite to the common sense, because generally we think it is Asian bank, so it will not be having membership other than from Asia. ADB's 5 largest shareholders are Japan, US, each holding 15.6%, then China 6.4%, India 6.3%, and the Australia 5.8%. This is very important because this will be one of the statement if any MCQ comes on the ADB. This is one key term which is in the news. Why? Because of Somnath project. Because of Somnath project in Gujarat. This project was inaugurated by PM. So there was one key term related with this project. What were Sompura Salat? And briefly, these are also known as Sompuras. Who were they? They were artistic and masonry workers. Artistic and masonry workers. This is only important. Key term is important. Next topic comes the traditional water management systems. इस स्लाइड में काफी सारे नेम दिए गए हैं। इसमें स्लाइड में समझने वाली बात सिर्फ ये है, बेसिकली ये फैक्चुअल टॉपिक है। कई बार ये होता है कि टेबल फॉर्म में दे देते हैं ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स, नेम एंड द स्टेट। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन कैन कम लाइक व्हाट इज जोहर, जिंग, and if they will give 4 statement A, B, this is water management system, water withdrawing structure, or any other such definition. So the right word would be these are traditional water management systems. So try to read these key terms multiple times so that you can differentiate these terms from other terms given in the question. Some specific points related with this topic are करेज सिस्टम। ये सिस्टम अफगानिस्तान में है। ये फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, वेयर दिस इज फाउंड इन अफगानिस्तान। एंड सेकंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दिस पॉइंट इज दिस इज सिमिलर टू द सुरंगम सिस्टम प्रेवलेंट इन द साउथ इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न केरला एंड साउदर्न कर्नाटका। वी विल स्टडी दिस सुरंगम सिस्टम. This is a failure in the state of Afghanistan, but it is a success in case of India. So it becomes important to study what is this system. सुरंगम में नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको एक डायग्राम के थ्रू कवर करेंगे। सुरंगम होता क्या है, ब्रीफली वी ट्राई टू डिफाइन इट। ये एक टनल होती है, इट इज डग थ्रू ए लेटराइट हिलक। लेटराइट की जो रॉक्स होती हैं उसके थ्रू एक टनल को बनाया जाता है। उस टनल में जो अंडरलाइंग वाटर टेबल होती है, उस अंडरलाइंग वाटर टेबल से पानी सीप करके उस टनल में आता है। उस टनल से एक वाटर टैंक में हम उस पानी को गैदर करते हैं और उस वाटर टैंक से हम फार्म में यूज करते हैं। सुरंगम का मतलब ही ये होता है कि एक काइंड ऑफ टनल। ये बेसिकली हिली एरियाज में एक टनल की फॉर्म है और जहां से वाटर सिप करके अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वहां से इसको कंजर्व किया जाता है और बाद में यूज किया जाता है। डायग्रामेटिकली दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस इज द स्लोपिंग ट्रेन, दिस इज द फ्रीटिक वाटर टेबल मीन्स अंडरलाइंग वाटर टेबल, अंडरग्राउंड वाटर टेबल, दिस मीन्स अंडरग्राउंड वाटर टेबल, अंडरग्राउंड वाटर टेबल। जब हम टनल बनाते हैं तो यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टेबल कंपैरेटिवली हायर साइड पे है, तो लेटरल डायरेक्शन में
हम एक टनल बनाते हैं और ये पीरियोडिकली एयर के पैसेज के लिए हम स्पेस छोड़ते हैं ताकि एयर की पैसेज की वजह से पानी यहाँ से मूव करके इस डायरेक्शन में स्टोरेज टैंक में इकट्ठा हो जाए। इसको सुरंगम बोलते हैं। एंड दिस वाटर इज देन यूज्ड इन द फार्मलैंड। दिस सुरंगम इज सिमिलर टू कनत्स। कनत्स ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था? दिस वाज प्रैक्टिस्ड इन मेसोपोटामिया एंड बेबीलोन। बेसिकली इजिप्ट वाला जो एरिया है वहां पे, वहां से ये 700 BCE के अराउंड वहां पे टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद ये डिफरेंट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, पर्सिया 715 BCE में स्प्रेड कर गई। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन एंड अगेन कुछ न्यू बैंक्स को लाइसेंस दिया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ये इसकी हिस्ट्री अगर हम जाने तो नचिकेत मोर कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसने इन बैंक्स को लाने के लिए रिकमेंड किया था। ये बैंक्स हैं क्या? स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इनको स्टडी करते हुए हम डिफरेंशिएट करेंगे इनको पेमेंट बैंक से। दोनों को साइड बाय साइड स्टडी करेंगे। पेमेंट बैंक बेसिकली होते क्या हैं? पेमेंट बैंक में ये डिमांड डिपॉजिट करता है बैंक। डिमांड डिपॉजिट, ये फिक्स डिपॉजिट और रिकरेंट डिपॉजिट नहीं करता। यहां से स्टोरी समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है डिमांड डिपॉजिट से, क्योंकि इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है इसी से लिंक्ड है पूरा का पूरा। ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब हुआ कि कोई पैसा जमा करा रहा है और एज पर डिमांड बैंक को वो देना पड़ेगा। बेसिकली ये जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए बनाया जा रहा है, उनको रेमिटेंसीज सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाया जा रहा है, रेमिटेंसीज सर्विसेज के लिए। ये बैंक FD और RD नहीं कर सकता, साथ में ये लोन भी नहीं दे सकता। इट कैन नॉट प्रोवाइड लोन। ये लोन नहीं दे सकता। लोन नहीं दे सकता तो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। ये बैंक सिर्फ लो रिस्क एसेट को, लो रिस्क प्रोडक्ट्स को दे सकता है कस्टमर्स को, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इंश्योरेंस एंड पेंशन। लो रिस्क प्रोडक्ट्स को ये बैंक दे सकता है, कस्टमर्स को बेच सकता है। मेन पॉइंट पता चल गया यहाँ पे। ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को, अब इसकी डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने की लिमिट पहले 1 लाख थी, अब ये 2 लाख कर दी गई है। 2 लाख तक के डिमांड डिपॉजिट ये ले सकता है। ये नेट बैंकिंग प्रोवाइड कर सकता है, डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर सकता है, बट नॉट द क्रेडिट कार्ड। ये लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि ये लोन नहीं दे सकता है तो क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट क्या होता है? एक तरीके का लोन होता है। सो इट कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड एंड इट कैन नॉट गिव द लोन, बट it has to provide remittances and payment services, payment bank. That's why it has been named as payment bank, because it can do payment services, payment and remittances services. If it has to do payment and remittances services, it can do it by internet banking as well as by issuing debit card. ये हमारे को लो रिस्क काम के लिए बनाया गया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ये अलग से कोई ब्रांचेज नहीं ओपन कर सकता है। इट कैन नॉट एस्टेब्लिश, इट कैन नॉट डू ब्रांचेज अदर, इट कैन नॉट ऑपरेट अदर ब्रांचेज, सब्सिडरीज। ठीक है, ये NRI डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट एक्सटेंड लोन, इट कैन नॉट ऑफर क्रेडिट कार्ड्स, इट कैन नॉट हैंडल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसीज। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा। अब हम आते हैं स्मॉल बैंक्स। जो हमारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जो कि RBI के अंडर शेड्यूल्ड में लिस्टेड हैं, उनको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। स्मॉल बैंक्स के अंदर वो सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये उसका छोटा रूप है। छोटा रूप से मतलब क्या है कि इसकी लोन देने की कैपेसिटी को लिमिट किया गया है। ये लोन बहुत बड़े लोन नहीं एक्सटेंड कर सकता है, ये अपनी सब्सिडरी नहीं बना सकता है। इस पे कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के कंपैरिजन में। बाकी ये
डिमांड डिपॉजिट भी ले सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी ले सकता है, रिकरेंट डिपॉजिट भी ले सकता है, साथ में ये लोन भी प्रोवाइड कर सकता है, बट लोन वुड बी स्मॉल इन नेचर टू MSMEs लाइक दैट। तो इसमें मेन चीज याद रखने वाली ये है कि ये अपनी सब्सिडरी नहीं बना सकता है, सब्सिडरी नहीं बनेंगी, इसमें लोन ये दे सकता है। मेन पॉइंट डिफरेंस करने का क्या है, दीज कैन नॉट डिसबर्स लोन वाइल स्मॉल बैंक्स कैन डिसबर्स लोन। इसके अलावा कुछ एक इनके रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो करने पे डिफरेंस आता है। रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो करने का मतलब क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को कौन कौन से लॉ का पालन करना होता है, कौन कौन से कानून के तहत ये एडमिनिस्टर किया जाता है। एक है RBI एक्ट, RBI एक्ट 1934, उसके बाद बैंकिंग एक्ट 1949, एक क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस एक्ट जो कि 1966 एक्ट है। इसके अलावा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, फेमा एक्ट 1999। इसके अलावा जो RBI की प्रूडेंशियल नॉर्म्स होती है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब क्या है, CRR, SLR, इन सब का पालन करना पड़ता है इसको स्मॉल बैंक्स को। उसके अलावा इनको अपनी 75% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट्स को SLR अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये बैंक RBI अप्रूव करता है कि ये सारी सिक्योरिटीज वो बैंक RBI से लोन के टाइम पे यूज कर सकता है या RBI के पास रख सकता है फॉर बोरोइंग। तो SLR अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में 75% डिमांड डिपॉजिट को रखना होता है स्मॉल बैंक्स को। अगर स्मॉल बैंक्स अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं तो इनको बाद में RBI शेड्यूल्ड बैंक में भी कन्वर्ट कर सकता है, शेड्यूल्ड बैंक में, एज पर RBI एक्ट 1934। ये इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंसेस थे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इस स्लाइड में कवर किए गए हैं, उनको हम ब्रीफली एक बार देखते हैं। इनको कौन प्रमोट कर सकता है, इनको बेसिकली कंपनीज वगैरह कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को इंडिविजुअल्स प्रोफेशनल्स कर सकते हैं विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, NBFC, व्हाट दे मस्ट डू, ये उनको कंपलसरी है ये सब करना। अभी ये कैपिटल 100 करोड़ है, उनकी मिनिमम कैपिटल इतना होना चाहिए, और स्मॉल बैंक्स में मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ होना चाहिए। इसके अलावा दे हैव टू मेंटेन 75% ऑफ द डिपॉजिट्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड 25% ऑफ द डिपॉजिट्स इन द अदर बैंक्स, और 26% जो इनकी शेयर होल्डिंग है दैट वुड बी इन द हैंड्स ऑफ द इंडियंस एट लीस्ट। If they cross 500 crores, they can be listed on the stock exchange. Their 25% of the branches should be in the unbanked areas, and the same provision is for the small banks also. Their branches, 25% of the branches should be in the unbanked areas as well. They should be fully technology driven, have 1 lakh cap to be deposit in the accounts. Now this 1 lakh limit has been increased to 2 lakhs. So one customer can deposit 2 lakhs in one account, not more than that. This offers internet banking, we already covered, and low risk products like mutual funds, insurance and the pensions. Along with this can offer bill payment services, have ATMs. They can also act as business correspondents for the other banks to improve financial inclusion, can function as business correspondent for the other banks. This already we covered. And now from the small finance bank, they have minimum capital 75% of the loans to the priority sector. ये लिमिट ज़्यादा क्यों रखी गई है एज कम्पेयर टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स? बिकॉज ऑफ मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इफ दे विल प्रोवाइड loan to the priority sector, which includes agriculture, infrastructure, etc., they can carry out financial inclusion in a better way. Extend 75% of the loans to the priority sector. Maintain reserve requirements that we discussed in the form of CRR, SLR. इसमें एक इंडिविजुअल को या एक ग्रुप को बहुत बड़ा लोन नहीं दे सकते ये, that we already discussed.
and its limits are capped in the form of individuals and the groups cannot be given 10% and the 15% of the net worth. इंडिविजुअल्स को आप 10% से ज़्यादा नेटवर्थ के लोन नहीं दे सकते हो, और ग्रुप्स को लाइक कंपनी ऑफ ग्रुप्स या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को 15% ऑफ द नेटवर्थ से ज़्यादा आप लोन एक्सटेंड नहीं कर सकते हो. इसके अलावा व्हाट दे कैन डू, दे कैन सेल फॉरेक्स टू द कस्टमर्स. वो डॉलर्स वगैरह को कस्टमर्स को बेच सकते हैं. सेल म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड द पेंशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फुल फ्लेज्ड बैंक. ये हमने पहले डिस्कस किया. इफ दे परफॉर्म वेल दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. दे कैन एक्सपेंड अक्रॉस द कंट्री बट दे कैन नॉट फ्लोट सब्सिडियरीज. सब्सिडियरीज होता है कि एक ऑटोनोमस कंपनी की अलग कंपनी, while the branches will not create a separate company, branches will extend the main company. So they can create the more branches but they cannot create a separate subsidiary. ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट. cannot deal in sophisticated financial products. और ये अभी न्यूज में इसलिए है कि एक प्रोविजन होता है ऑन टैप स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंसिंग. ऑन टैप का मतलब होता है, टैप करना होता है किसी को ऐसे थपकी देना, हाथ से बुलाना. तो ऑन टैप का मतलब ये है कि कोई भी जो एलिजिबल है कस्टमर, वो किसी भी टाइम, ईयर के किसी भी टाइम आरबीआई में अप्लाई कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए. इसी को ऑन टैप स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंसिंग कहते हैं. ये इसलिए न्यूज में है. इसमें बताया गया है कि डिफाइन कैसे करेंगे इसको, स्मॉल फाइनेंस बैंक को. दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द अनसर्व्ड एंड द अनबैंक्ड रीजन ऑफ द कंट्री. रेस्ट दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, CRR, SLR, and the few questions from the today's lecture. And the first question is, NCM Act defines minority as a community notified as such by the central government. This is the question statement. In context to this definition, which among the following religions are notified as the religious minority by the central government? सीधा क्वेश्चन है ये. Hindus, they cannot be minority because they constitute around 80% of the population, and we discussed minority communities constitute around 20%, and there are only 6 communities which are minority communities as recognized today. 6 is one of them. Jews are not a minority community in India. Parsis, Zoroastrians, and the Jains. Right options are 2, 4, and the 5, and hence read the keyword correct answers. And the answer would be 2, 4, and the 5. And the next question is, consider the following statement with respect to FRP. FRP is considered based on the supply and the demand. यूपीएससी में क्या होता है, इन वर्ड्स को इंटरप्ले करते हैं. एफआरपी की जगह एमएसपी कर देंगे, एमएसपी की जगह एफआरपी कर देंगे. यहाँ पे भी वही किया गया है. एमएसपी आना चाहिए एफआरपी की जगह. एमएसपी इज कंसिडर्ड ऑन द बेस्ड ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई primarily, which we discussed already. So the first statement is wrong because of this only. If we read the further statement, whereas the MSP is based on the cost of production. इस स्टेटमेंट में इंटरचेंज कर दिया गया है एफआरपी को एमएसपी से. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बोथ एफआरपी एमएसपी हैव लीगल ऑब्लिगेशंस. ये हमने डिस्कस किया था. नोट बोथ, ओनली एफआरपी इज हैविंग लीगल ऑब्लिगेशन. MSP obligatory होता है but it is not legally obligatory, and FRP is obligatory because of Sugarcane Control Order 1966, which is issued under the Essential Commodities Act 1955. So the second statement is also wrong, and the keyword are correct. So the right answer would be neither one nor two. Last option. With this, the next question is, with reference to the ADB, consider the following statements. It is Regional Development Bank established in 1966, having more than 65 members. The first statement is right.
India is the founding member of the ADB. This is also right. It has more than 15 members outside the Asia and the Pacific. This already we covered from the map. Japan is the only largest shareholder in Asian Development Bank. Here the keyword only is not appropriate. Why? Because Japan and the US both were having 15.6% of the shareholding. So this statement is not right, and the right answer would contain. Let us first study the keyword incorrect. This is what happens while solving the questions. We don't read the questions till the end and we get it wrong because of the key command of the question. Here the key command is incorrect, and incorrect, then answer becomes 4 only. Sompura selects. What is this? This is a group of people who took artistic and masonry works as an occupation. Direct question. And the next question is with reference to the traditional water management systems. ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो कि समझना चाहिए आपको. ये बेसिकली याद रखने वाला है. उसी मैप से ये पूछा गया है. जिंग. दिस इज ट्रांस हिमालयन रीजन. दिस इज राइट. दिस इज ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर and where it is prevalent in the Trans Himalaya region. Jebo, this is also one traditional water management system and it is present in the northeastern hill ranges of Naga, Luschai, etc. And Eri, eastern coastal plains. This is also right, and the right answer would be last one. You need to remember all these key terms with their areas. There is no concept in this, so try to spend some time because UPSC asks many factual questions. So you also need to remember some of the information so that you can get better score. And the next question is with respect to the small finance bank, consider the following statements. It is registered as a public limited company under the Companies Act 2013. ये information हमने वहाँ cover नहीं की थी, but the first statement is right. स्मॉल फाइनेंस बैंक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं. ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में एस्टेब्लिश की जाती हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. इट नीड्स टू ओपन एटलीस्ट 25% ऑफ इट्स बैंकिंग आउटलेट्स इन अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स. दिस इज ऑल्सो राइट. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड. ये बात हमारी पेमेंट बैंक के लिए भी सही है. पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक बोथ हैज टू ओपन 25% of its branches in the unbanked rural areas. It required to extend 75% of its adjusted net bank credit to the priority sector. This is also right, and the key command here is the correct, and the right answer would be all 1, 2 and 3. फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. अगर आपके कोई डाउट्स हैं आज के लेक्चर को लेके, आप नीचे कमेंट करिए. हम उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे. थैंक यू वेरी मच.